चलो जल्दी से आप सब बैठो, कॉपी निकालो। ओए जल्दी से इस लेसन को खत्म करना है, सब लिखो तो। ए जल्दी से मुंह बंद करो, लिखो। लिखिए अल्टरनेटिंग लिखिए अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? एसी क्या होता है? जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो। डीसी में चेंज। लिखिए द करंट whose magnitude continuously changes with time. The current whose magnitude continuously changes with time. And direction become, लिखो, and direction become reverse periodically. And direction become reverse periodically. The current whose magnitude changes continuously with time and direction become reverse periodically. ओए सुनो, क्या मैंने लिखा उसको समझो। एसी क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड भी बदलता है, और देखिए ये करंट है और उसका टाइम के साथ ग्राफ। ध्यान दो सब, करंट का डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। नेगेटिव मतलब क्या? मान लीजिए करंट पहले फॉरवर्ड की तरफ जा रहा था, आगे की तरफ, तो अब बैकवर्ड की तरफ यानी पीछे जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, पॉजिटिव में भी, और देखो फिर करंट, फिर इसकी डायरेक्शन बदली। अब मुझे बताइए इसमें क्या करंट का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बदल रहा है? देखो जीरो से शुरू हुआ, मैक्सिमम तक गया, फिर ये डाउन आने लगा, फिर अलग डायरेक्शन में जाके फिर से अपने वैल्यू को कम किया, फिर वापस इंक्रीज किया। इस तरीके से आप देखो तो अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से देखूं तो एक तरफ प्लस बन रहा है, एक तरफ मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। एक बार अपवर्ड शो हो रहा है, एक बार कहां शो हो रहा है। तो इसमें करंट आपको क्या दिख रहा है? दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्लस में भी और ऐसे, ये प्लस में भी। और प्लस माइनस का यहां क्या सेंस है? अगर इसको मैंने प्लस माना है तो आगे की तरफ अगर प्लस है तो पीछे की तरफ जाते वक्त क्या कहलाएगा? क्या मैं इसको एसी कह सकता हूं? हाँ। जिसमें करंट का वैल्यू भी बदल रहा है और डायरेक्शन ही बदल रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्या यह भी एसी हो सकता है? देखो तो मैं ऐसे बना दूं, यस और नो। यहां भी करंट देखिए प्लस माइनस दोनों में जा रहा है ना, नाम से ही स्पष्ट है यार, अल्टरनेट। जो अल्टरनेट डायरेक्शन में चले, मतलब आगे भी चले और, तो अल्टरनेट डायरेक्शन कर करके चलता है, ऐसे करंट को क्या कहते हैं? एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही होता है जो अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। कैसा करंट कहलाता है? लिख लीजिए, अपने डायरेक्शन को लगातार रिवर्स करते हुए मैग्नीट्यूड को चेंज करते जाता है कंटिन्यूअसली, तो ऐसे को कहते हैं। तो ये आपका एसी है, ये भी एसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो एसी जब भी होगी उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये बताओ तो, नीचे लिखो, नीचे लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एसी। एसी कैसे फॉर्मेशन होता है?
फॉर्मेशन ऑफ, आप मुझे बताओ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट कहां बनता है? जनरल जी बताओ जो आप देखते हो। आप मुझे बताओ बैटरी से एसी मिलता है, जनरेटर से एसी मिलता है? तो जनरेटर से मिलता है। जनरेटर में कैसे काम करता है उसके लिए थोड़ा सा समझा रहा हूं, सुनना। ओए ये सुनो, एसी का फॉर्मेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है पता है आपको? फ्लक्स का चेंज होना। क्या पढ़े थे? फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। कौन सा करंट? एसी डीसी? एसी। फ्लक्स के चेंज होने से डीसी यहां पे हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। एसी प्रोडक्शन कहां करते हैं? जनरेटर में। भारत सरकार से जो आपको मिल रही बिजली क्या है वो? वहां भी जनरेटर में प्रोडक्शन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है सुनना ध्यान से। पूरा जनरेटर तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन कैसे वो काम करता है उस फंडा को समझो। मुझे बताओ फॉर्मेशन ऑफ एसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? फ्लक्स। फ्लक्स नहीं, फ्लक्स का फ्लक्स क्या होता है एक बार फिर से बताओ मुझे। बी ए कैसे काम करता है आपका जनरेटर, उसको ध्यान सुनो। पीला शर्ट बेटा, फेल करोगे आज तुम, बात करो तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया बात करेगी। कुत्ता जैसा मुंह लेके घूमेगा। ट्रेन में बजाता 10 रुपया मिलता, यहां पे कुछ मिलने वाला जगह पे बजाया करो। सुनो, कहो तो उसी का ठेका दे दे तुम्हें। ये क्या है? कैसे काम करता है जनरेटर सुनो। जनरेटर के अंदर लगा होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करते हैं हम, जनरेटर के अंदर लगा होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसको अभी आप चेंज, अब थोड़ी हम जनरेटर के अंदर जाके उसको चेंज करेंगे। तो ये नॉर्थ और ये, समझो फंडा को। अब क्या होता है सुनना ध्यान से, इस मैग्नेट के बीच में होता है एक कॉइल। एकदम फंडा समझना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ नॉर्थ साउथ से क्या फायदा मिलेगा मुझे? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज होगा? नहीं, जनरेटर के अंदर नॉर्थ साउथ फिक्स है तो वो चेंज। अब उसके अंदर मुझे एरिया चाहिए, किसका एरिया? कॉइल का। तो उसके अंदर रखा जाता है एक कॉइल, बहुत बार रैप किया जाता है, मैं सिंगल दिखा रहा हूं समझने के लिए। तो एक कॉइल रखा, हमारा एरिया भी चेंज होने वाला। मान लीजिए इसका लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, तो एरिया हो जाएगा एल इंटू। अब यहां पे सर्कुलर भी रख सकते हैं, कोई भी शेप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब सुनना, ना बी बदला ना ए बदला, बदलेगा क्या वो सुनो। यहां पर तुमने लगा दिया एक शाफ्ट। जनरेटर में देखा आपने, हैंडल लगा के हम लोग घुमाते हैं शाफ्ट को। जब आप इसको घुमाएंगे तो मुझे बताओ कौन सा चीज है जो चेंज होगा? थीटा। जनरेटर का वर्किंग कैसे होता है समझ लो आप। वहां फ्लक्स बदलने के लिए ना तो बी बदलता है ना तो ए बदलता है, लगातार घूमने से चेंज। आपको पता है किसी चीज को घुमाते हैं उसे स्पीड को कहते हैं एंगुलर स्पीड। किससे डिनोट करते हैं? तो मुझे बताइए, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू, इसको यहां पे रखेंगे तो मुझे बताइए क्या फ्लक्स चेंज होने लगेगा? जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या टाइम के साथ थीटा चेंज होगा? और थीटा चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? और फ्लक्स चेंज होगा तो प्रोडक्शन होगी करंट की। कौन सी करंट? अब दिखाता हूं कि वो कैसे होता है। अगर मैं कहूं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा के जगह, तो मुझे बताइए जो इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जिसको आप ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? डी फाई बाई, अगर मैं साइन वाइन का बात ना करूं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन, बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कॉस का डिफरेंशिएशन। अगर मैं यहां लिखता हूं माइनस साइन, फिर यहां पे ओमेगा टी, और आपको पता है साथ में ओमेगा आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं साइन का चर्चा कोई क्या बन गया देखो, बी ए ओमेगा और साथ में कौन, मैंने साइन को हटा दिया तो साइन ओमेगा टी। इसी चीज को सुन लो कैसे बन गया, ध्यान सुना। यही आपका, जैसे आप डीसी में कहते हैं ना कि 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, वैसे ही एसी में अगर कोई आपसे पूछेगा ईएमएफ तो उसका इक्वेशन होता है, इन तीनों को अगर फिक्स मान ले, स्पीड फिक्स है, एरिया और बी फिक्स कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा ई नॉट और साथ में ये बन जाएगा साइन इनटू। आप मुझे सिर्फ ये बताओ जो एसी का फॉर्मेशन हुआ वो किसके कर्व पे डिपेंड किया? साइन का। साइन का कर्व आप सबने देखा होगा, अरे मैथ में पढ़े हो क्या? साइन का कर्व कुछ ऐसा बनता है, इसलिए आपका एसी का जो फिगर बनाया जाता है या एसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका जो ग्राफ बनता है वो किसके फॉर्म में बनता है? साइन के फॉर्म में। तो आपका अगर पूछा जाएगा कि एसी में जो वोल्टेज बनती है उसका इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? E बराबर ई नॉट, लेकिन जनरल इक्वेशन ऐसे बोला जाता है, समझ लो, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अपने मन से एक कांस्टेंट लेते हैं प्लस माइनस, ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ एसी। एक्चुअली में एसी के वोल्टेज का इक्वेशन है ये। जब मुझे करंट निकालना होगा तो सिंपल, करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन, अरे वोल्टेज अपॉन, जब इसको आप रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ई नॉट बाई आर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वही रह जाएगा जो पहले था, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव।
सुनना, इसको अगर आप लिख देंगे आई नॉट तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, आपको दोनों चीज मैंने बता दिया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। कंफ्यूज मत करना सर साइन ओमेगा टी आपने फाई क्यों लगा दिया, अरे फाई होता है इनिशियल फेज, इसको हम जीरो भी मान सकते हैं, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट चीज है ये। तो आपको याद रखना है जनरल इक्वेशन क्या होता है, कोई आपसे पूछे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन, जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है तो उसका इक्वेशन कैसे बनता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। करंट कैसे बनता है, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। अब आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको मेन फंडा याद रखना है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये होता है और अल्टरनेटिंग करंट, इस पे एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताऊंगा कैसे, अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कैसे प्रोडक्शन होता है आप समझे, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसके चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होगा क्या, एसी का। और चूंकि इसका आपने जो एसी का जहां भी ग्राफ देखा होगा करंट और टाइम का, वो ऐसे देखे थे ना, या वोल्टेज टाइम का आप देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ये कर्व किससे मिलता है, साइन से, क्योंकि हमारा एसी जो भी है वो किसका फंक्शन है, साइन का, इसलिए उसका जो ग्राफ है टाइम के साथ वो साइन के फंक्शन में चलता है। तो आपको क्या लिखना है वो नीचे लिखो, जनरल इक्वेशन ऑफ लिखिए, या डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लिख लीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। याद कर लोगे सब लोग, E इक्वल टू, कोई चाहे तो वोल्टेज को भी लिख सकता है, आपकी चॉइस, E इक्वल टू ई नॉट और क्या साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ऐसी बताइए इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। करंट है तो इसका यूनिट एम्पियर, अरे करंट है तो यूनिट, और वोल्टेज है तो वोल्ट। तो एसी का जनरल इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और करंट का जनरल इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। अब ना इसमें सबका नाम आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो सबका आपको नाम दिया जाएगा। तो जब आपसे कोई पूछे आई नॉट क्या होता है, आई नॉट को किसी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, लिखते जाइए फटाफट, ये सब आपको पता होगा, पीक करंट। अच्छा ई नॉट किसको कहते हैं, पीक वोल्टेज, फटाफट लिख लीजिए। ओमेगा का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगुलर। अच्छा सुनो, ओमेगा किसके बराबर होता है आप लोग जानते हो, 2 पाई एफ के, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। अच्छा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, और ऐसे ही टी का मतलब टाइम पीरियड। ये सब ध्यान रखना है आपको दिमाग में। आपको फटाफट सबका यूनिट बताते चलो, पीक करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, करंट है तो एम्पियर, पीक वोल्टेज है तो वोल्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी लिखा है लास्ट में तो क्या हो गया हर्ज, यहां फ्रीक्वेंसी है तो इसका भी आप लोग जानते हैं क्या, हर्ज जो होता है वो समय का उल्टा होता है, इसको हम लोग सेकेंड इनवर्स भी, और टाइम पीरियड है तो टाइम का यूनिट, और एक फॉर्मूला और जो आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टी, या उल्टा भी कह सकते हैं टी इक्वल टू 1 अपॉन, ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक पार्ट आपका एसी का यही है कि इक्वेशन याद हो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। तो एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा, एक आपको देना ही देना है ऑब्जेक्टिव में। तो बहुत इजी होता है, इक्वेशन लिख के आपको देगा और इन तीनों चारों में से कोई भी चीज आपसे पूछ लेगा, बोल देगा बताइए पीक करंट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ भी एक चीज पूछा जाएगा। इक्वेशन आपको याद होगा, खुद कर लेंगे। तो एसी जब भी होता है वो किस फॉर्म में बन रहा है, मतलब हमारा जनरेटर का जो एसी है वो किस फॉर्म में बन रहा है, साइन। अलग अलग फॉर्म में भी बन सकता है, वो डिपेंडिंग करता है कि सोर्स कैसा है। बट अभी हम जो इन जनरल जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो कैसा एसी है, साइनोस्यूडल। किस कर्व को फॉलो कर रहा है, साइन को, तो ऐसे को क्या कहते हैं, साइनोस्यूडल। तो ये आपका साइनोस्यूडल है, मतलब साइन कर्व को फॉलो करता है आपका एसी जो जनरेटर में प्रोडक्शन होती है। समझे, लिख लिए सब लोग। एक क्वेश्चन फटाफट, एक मैं करता हूं एक आप करोगे, फटाफट से लिखे दो। द इक्वेशन ऑफ एसी, फटाफट लिखो, जल्दी करो रफ्तार में, इसको खत्म कर देंगे 2 क्लास में। द इक्वेशन ऑफ एसी आई इक्वल टू 20 साइन, द इक्वेशन ऑफ एसी आई इक्वल टू 20 साइन
30 पाई टी प्लस माइनस 30 पाई टी प्लस पाई बाई 6 एम्पियर. The equation of AC I equal to 20 sin 30 pi t plus pi by 6 ampere. Then find, पहला क्वेश्चन, then find, आप पूरा मत लिखो, सिर्फ सिंबल लिख लो. पीक करंट, पीक करंट का मतलब क्या? I नॉट. फाइंड पीक करंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड. एक चीज मैं बताना भूल गया, यहां जो लास्ट में फाइव था उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज. अरे जो फाइव था उसका नाम इनिशियल फेज. लिख देता हूं यहां पे, इनिशियल फेज. सब आपको फाइंड करना है. कैसे करेंगे? पिछले वाले इक्वेशन में जो जहां पे था उसके साथ कंपेयर कर लो, आंसर निकलता चला जाएगा. और सुनो, इस इक्वेशन को देखो, देखिए आई नॉट कहां था? साइन के बगल में कौन था? आई नॉट. उसी को पीक करंट कहे थे. साइन के बगल में कौन है? तो पीक करंट इज 20 एम्पियर. अच्छा याद करो, इक्वेशन में क्या था? ओमेगा टी. टी के साथ जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो ओमेगा यहां पर कौन होगा? 30 पाई हर्ज. देखो कितना आसान है. अच्छा एफ और टी आपको निकालना पड़ेगा अलग से फॉर्मूला लगा के. ओमेगा किसके बराबर था? 2 पाई एफ, जो किसके इक्वल है? 30 पाई के. पाई से पाई कैंसिल. बोलिए एफ इक्वल टू 15 हर्ज. समझे कैसे? ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई एफ. तो 2 पाई एफ इक्वल टू 30 पाई. किए थे ना सब क्वेश्चन? 50 हर्ज. टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का उल्टा 1 अपॉन इतना सेकंड. डिवाइड कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो रहने दो ऐसे. इनिशियल फेज बताओ. इनिशियल फेज लास्ट में जो लिखा हुआ है क्या है? खत्म. कितना सिंपल है देखो. तो आपको कंपेयर करना है, फटाफट निकाला. अच्छा साइन के जगह कॉस दे दे, तब साइन के जगह कॉस दे दे तो कॉस को बनाना पड़ेगा साइन. कैसे बनाते हैं? 90 ऐड करके. अरे कॉस 90 प्लस थीटा कर सकते हैं ना ऐसे. तो आप 90 जब जोड़ देंगे, जैसे जो भी आपको दिया जाएगा उसमें 90 जोड़ेंगे, वो साइन बन जाएगा. कॉस 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे पढ़े हो ना? उसी फंडा का इस्तेमाल करेंगे. एक और दो, एक और बात, अगर आप चेंज नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत, तभी आंसर सेम ही आएगा, बट कर लिया जाता है रूल के अकॉर्डिंग. लिखे तो द इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय, द इक्वेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय 10 cos 20 pi t माइनस पाई बाई 3 एम्पियर. देन फाइंड, वही सब फाइंड करना है. पीक करंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज. करो रफ्तार में. कॉस को साइन में बदल लेंगे तो बहुत अच्छा है. नहीं बदल सकते हो तभी सेम आंसर आएगा. मैं टेक्निक बता दूंगा, लेकिन आप बदलने वही ज्यादा मेरा सलाह रहेगा. क्या मैं आई को बदलूं तो ऐसे लिख सकता हूं? देखो तो सब बच्चे, 10 कॉस को मैं साइन अगर लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 20 पाई टी माइनस पाई बाई 3 सब लिख के लास्ट में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 90. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अरे कॉस को मैंने क्या बना दिया? साइन. लेकिन उसके लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ा? पाई बाई 2. पढ़े हो ना यार? अरे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा लगा दिए. तो ये जो लिखा हुआ है वो इसी के फॉर्म में लिखा हुआ है. कहां भाग गया? अच्छा आगे, जो आपका कॉस है उसको साइन बनाना, तो क्या मुझे ऐड करना पड़ा? अच्छा कोई बच्चा कहता सर ऐड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सारा आंसर सेम निकलेगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू नहीं निकलेगा. देखना कैसे. बोलो आई नॉट, इससे निकालते तब भी और इससे निकालेंगे तब भी. सिंपल. ओमेगा टी के साथ 20 पाई, इसके साथ में टी बाई टी के साथ 20 पाई, तो कोई फर्क नहीं है भाई. सिर्फ आपको ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ. ये आपने लिखा 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल. बोलिए एफ इक्वल टू 10. यहां पे भी आ गया 10 हर्ज. आप इससे निकालते तब भी वही आता. ये भी आपका 10 हर्ज, ये 10 एम्पियर. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ एक चीज में फर्क पड़ता है. किसमें? फाइव में, जो मैंने अब तक देखा है. सुनो, टाइम पीरियड 1 बाई एफ यानी 1 बाई 10 कितना सेकंड? 0.1 सेकंड. फाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. सुनो, यहां से आप फाइव देखते तो क्या बोलते? पाई बाई 3. प्लस माइनस को छोड़ो अगर सिर्फ इसका बात करते तो. लेकिन वास्तव में फाइव इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये पूरा लेना पड़ेगा. यहां हमारा फाइव क्या है? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3. बोलो कितना? पाई बाई 6. वास्तव में ये है. अगर आप इससे निकालते गलत हो जाता. तो ये ध्यान रखना होता है, बाकी कोई फर्क नहीं है.
तो कॉस में भी दिया जाए और अगर आपसे फेज नहीं पूछे तो बाकी सारा आंसर आप निकाल सकते हैं। हाँ, इनिशियल फेज पूछ दे तब आपको, और उससे भी अगर तुमको सिंपल काम करना है तो इनिशियल फेज निकालने के लिए जो वैल्यू रहे ना उसमें π/2 जोड़ देना, लो और आसान, तभी काम चल जाएगा। यहां देगा π/4 प्लस π/2 माइनस π/3 माइनस π/3 प्लस π/2। अगर कॉस में रहे तब और साइन में रहे तब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, समझे। एक और लिखो, द इक्वेशन ऑफ AC इज गिवन बाय, एक देखो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, ये कंपटीशन पूछा उसे बिहार बोर्ड 3-4 बार रिपीट कर दिया इसको। द इक्वेशन ऑफ AC इज गिवन बाय I इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी, 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। एक ही चीज पूछ रहा हूं, देन फाइंड, इतना एम्पियर है, देन फाइंड पीक करंट, एक ही चीज आपको निकालना है। मैं ऑप्शन भी देता हूं, चलो, देन फाइंड पीक करंट, पीक करंट आपको निकालना है। ऑप्शन देता हूं, इसका आंसर 3 होगा या 4 होगा। दो आपको देखो, इसमें दो दो AC को जोड़ के इक्वेशन दिया हुआ है कुछ, 3 sin ओमेगा टी भी है और 4 cos ओमेगा टी भी है। आपसे पूछ रहा है कि इसका पीक करंट 3 लोगे या 4 लोगे। तीसरा ऑप्शन 4 3 7 लोगे, चौथा ऑप्शन 1 लोगे, पांचवा ऑप्शन 5 लोगे, कौन सा। हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ऐसा याद रखना है, ऑप्शन में 5 दिखे टिक मार देना। करेक्ट आंसर इज, कोई बच्चा सोचेगा 3 तो गलत है, 4 सोचा तब भी गलत है, 4 3 को जोड़ देंगे 7 कर देंगे, 2 AC है तब भी गलत है। 2 AC जरूर है लेकिन AC डायरेक्ट जुड़ता वेक्टर के रूल से जुड़ता है। अब इसको बनाने का मेन तरीका सुनो, जो बच्चा सीखना चाहता है उसको सिखा देता हूं। पहले तो साइन बना लो सबको, तो ये मेरा साइन पहले से था, ठीक है, ये मेरा कॉस है ना, इसको भी साइन बनाओ। AC में साइन बनाना ही पड़ता तो दिमाग में सेट कर लिया करो कि साइन बना लेना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय, इतना करने के बाद तुम्हें यह बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल, ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, दोनों के बीच में एंगल बोलो π/2। अरे दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, π/2 का मतलब कितना 90। फंडा समझे आप, यहां ओमेगा टी और यहां ओमेगा टी प्लस π/2 दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना एंगल बचेगा π/2। अब यहां पे आपको वेक्टर का रूल लगाना है। वेक्टर का रूल क्या था, रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सुनना सब ध्यान से देखो, मैं अगला स्टेप नहीं कर रहा हूं। थीटा का वैल्यू जब यहां 90 रखोगे तो cos 90, बोलो मुझे, इसके लिए जब थीटा आप 90 रखेंगे तो r इक्वल टू क्या बनेगा a² प्लस, अब आप वैल्यू रखिए आंसर आपके सामने, 3 और 4, a और b को 3 4 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। बोलिए आंसर, ऐसे निकल गया। तो इसको वेक्टर के रूल से जोड़ना पड़ता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है आपको, जब डबल डबल आपको AC दे दे तो। और एंगल आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना का एंगल है, लेकिन एंगल देखने के लिए पहले कॉस को क्या बना लेंगे, ऐसे देखते तो ये भी ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, 0 एंगल लगता। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, फेज डिफरेंस। तो इसका फेज है ओमेगा टी प्लस π/2, इसका फेज है ओमेगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया π/2, खत्म। जितना एंगल था उसी को लिख के वेक्टर के फॉर्मूला में डाल दिए, आंसर आ जाएगा। खैर, जिसको नहीं आता उसको टेंशन नहीं लेना है, एकदम माइंड में बैठा लो। ऐसा कुछ क्वेश्चन देखे क्या टिक मारेंगे, घर आके पढ़ लेना क्वेश्चन, आंसर 5 ही होगा। तो वैसे भी छोड़ देते, इससे बढ़िया 5 मार दो, कौन सा नेगेटिव मार्किंग है, चांस तुम्हारा बढ़ जाएगा सही होने का, समझे। चलो बस यही था। अब सुनना, AC का एक पार्ट यही था जिसमें हमें क्वेश्चन करना होता है ना। वोल्टेज का क्वेश्चन यही होता तो I के जगह V लिखते या E लिखते, जो आपको बहुत सारा करवाया था मैंने, तो उसमें टाइम लैप्स नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट लिखिए, 2 करंट आपको पढ़ाना है मुझे, एक एवरेज और एक RMS। तो लिखिए पहला एवरेज करंट, जल्दी लिखो, इसको भी खत्म कर देंगे, अगले क्लास में फिनिश ही कर दूंगा चैप्टर, इसलिए फटाफट ध्यान से आप लोग कर लो। ओए, मैं 2 चीज पढ़ा रहा हूं, एवरेज करंट, RMS करंट, दोनों का डेफिनेशन पढ़ के जाना आप सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेफिनेशन सिर्फ, और एक छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला दूंगा, वो लिखे। तो एवरेज करंट, अब मैं आपको वैसे भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जो काम का चीज है फटाफट वही पढ़ा देता हूं। लिखिए एवरेज करंट, एवरेज करंट को पहले तो लिख लो, एवरेज करंट, हम AC का एवरेज करंट निकाल रहे हैं, कैसे डिनोट करते हैं इसको, IAV। आपको पता है एवरेज को मीन भी कहते हैं, तो कहीं पर IM भी लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले तो तुम इसका फॉर्मूला रटो सब लोग। एवरेज करंट का 2 फॉर्मूला होता है,
क्या क्या होता है सुनना, एक होता है 2I0/π, 2I0/, और एक एवरेज का वैल्यू होता है 0, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन में होता है। यह तब होता है जब टाइम हम लेते हैं हाफ टाइम पीरियड, और यह तब होता है जब टाइम हम लेते हैं, यानी ये लगाते हैं कब, हाफ साइकिल में। अरे एसी में साइकिल होता है पता आपको, और ये कब लगाते हैं आप लोग, हाफ साइकिल फुल साइकिल समझते हो? एक मिनट सुना, जो नहीं जानता देख लो। करंट सिर्फ ऊपर गया, एक ही डायरेक्शन में चला तो हाफ साइकिल, और नीचे भी आ गया, क्या आगे पीछे दोनों चल लिया तो कंप्लीट साइकिल हो गया। अगर आधा साइकिल तक देखेंगे तो यहीं तक देखना है, यहां तक का मतलब होता है टाइम कितना, हाफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक साइकिल को पूरा करने में टाइम, तो यहां पे होगा हाफ टाइम, और यहां से यहां भी हाफ टाइम, तो टोटल कितना, तो यहां पर फुल टाइम हो जाएगा टी। अगर इतना दूर में देखेंगे, थोड़ा सेंस लगा लो, ऊपर प्लस और नीचे, अगर इस हिसाब से देखे जितना चार्ज आगे फ्लो किया उतना चार्ज पीछे आया, तो पूरे साइकिल में नेट, इसलिए फुल साइकिल में एवरेज करंट 0। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ना, तो फुल साइकिल में चार्ज आपको क्या दिखेगा, 0। जबकि हाफ साइकिल में आता है 2I0/, ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। हाफ साइकिल में एवरेज करंट 2I0/π, फुल साइकिल में 0। इसको कैसे प्रूफ होता है वो अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ रिजल्ट याद रखिएगा फॉर्मूला के लिए और इसका डेफिनेशन। एवरेज करंट हाफ साइकिल का 2I0/π, फुल साइकिल का, सबको याद रहेगा। अच्छा सुनो सुनो, एवरेज वोल्टेज होता तो मैं वो नहीं करवाऊंगा, एवरेज वोल्टेज में I0 की जगह E0, और फुल साइकिल का वोल्टेज भी खत्म। चलिए इसका डेफिनेशन लिखे, लिखे लिखे तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द वैल्यू ऑफ, एवरेज करंट का डेफिनेशन लिखिए, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट डीसी करंट, it is the value of that DC current, DC, it is the value of that DC current which gives same amount of charge, मैं समझा दूंगा पहले लिख लीजिए, which gives same amount of charge, which gives same amount of charge as given by AC, as given by AC in same time interval, in same time interval। अभी मैं इसको समझाता हूं, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो शायद आपको याद ही हो जाएगा। सुना, एवरेज वैल्यू क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया गया, सुना। डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है सुनने में, लेकिन समझना और शायद आपको समझ में जल्दी आ जाए। सुना, पहले सुनो, मान लीजिए कहीं पर करंट फ्लो कर रहा है डीसी, क्या फ्लो कर रहा है, और किसी दूसरे सर्किट में, कोई सर्किट है, किसी सर्किट में डीसी को फ्लो करवाए और किसी सर्किट में एसी को फ्लो करवाए। ओए, कैसे डिफाइन किया गया, सुनो ध्यान से। किसी सर्किट में तुमने एसी फ्लो करवाया और किसी सर्किट में, अब सुनना, आपको डीसी ऐसे फ्लो करवाना है, मान लीजिए इसका फ्लो हुआ टी टाइम तक, 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, कुछ भी मान लो, टाइम क्या मान लिया मैंने, तो इसमें अगर तुमने टी टाइम तक फ्लो करवाया तो इसमें भी, नहीं समझे, किसी जगह पे तुमने डीसी दिया कितना समय तक, मान लो 2 घंटे तक दिया, समझ लो। मान लो तुमने किसी को डीसी दिया और कुछ टाइम तक दिया, जो मर्जी मान लो, 10 मिनट, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी। मान लेते कि आपने 5 सेकंड किसी सर्किट में क्या दिया, डीसी, उतना ही टाइम तक क्या दिया, टाइम दोनों का क्या होना चाहिए, तब उस वक्त सुनना, जितना चार्ज आपको डीसी ने दिया है, अरे जितना चार्ज, उतना ही चार्ज अगर एसी दे, तो समझ जाना कि ये जो डीसी है ना, वो इस एसी का एवरेज है। देखो फिर से एक बार, दोनों को समझो। हमने क्या दिया, कितना समय, टी टाइम, इसका भी टाइम, इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू, तो एसी में भी कितना होना चाहिए, क्यू। अगर ऐसा हो गया तो ये जो डीसी वाला वैल्यू है ना, यही कहलाएगा इस एसी का एवरेज। फिर से कोरिलेट करो। ओए, अगर सेम टाइम तक एसी को फ्लो करवाए और सेम टाइम तक, ऐसे सोचो, एक बल्ब है, इसमें मैंने एसी फ्लो करवाया 10 सेकंड तक, और इसी बल्ब में फिर मैंने डीसी फ्लो करवाया कितना सेकंड तक।
अब दोनों सर्किट में मैंने सेम टाइम तक एसी डीसी फ्लो करवाया। अब ऐसे फ्लो करवाना है, इतना वैल्यू रखना है डीसी का, ताकि जितना चार्ज एसी ने दिया है उतना ही चार्ज कौन दे। अगर ऐसा हो गया तो ये डीसी कहलाएगा इस एसी का एवरेज। बहुत सारा चीज आ गया बीच में। जितना चार्ज कौन देगा, एसी, उतना ही चार्ज कौन दे, डीसी, सेम टाइम में। तो ये जो डीसी होगा वो इस एसी का कौन सा वैल्यू कहलाएगा, वही लिखवाया हूं। समझे लॉजिक। हाफ टाइम में बताइए एसी का वैल्यू, हाफ टाइम के लिए हमने एसी का वैल्यू 2I0/π, और फुल टाइम के लिए ये हमेशा होगा या साइन वाले एसी करंट में होगा। मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं सब साइन वाले में पढ़ा रहा हूं। क्या एसी अलग अलग टाइप का भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो सब आपको पढ़ना, आपके लिए मेन सिलेबस में वही है। जब हाई लेवल के कंपटीशन का बात करोगे आप, तो वो आपको बोल देगा कि एसी करंट ऐसा है, वो बदल देगा पूरा कहानी। लेकिन आपके लिए बस इतना याद रखेगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो साइनोसॉइडल है, और उस एसी के लिए एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में होता है 2I0/π, मतलब आपके बोर्ड में इससे बाहर नहीं देगा। और आपके लिए एवरेज करंट कितना, 0। एक मिनट फिर सुनो, आप ये फंडा समझे, एवरेज क्या हुआ, जितना जितना चार्ज देगा एसी कितना टाइम में, टी टाइम में, उतना ही टाइम में अगर डीसी भी वही चार्ज दे तो उस डीसी करंट को कहेंगे एवरेज करंट, उस एसी का। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखो आरएमएस करंट। तो उतना ही करंट बनाएंगे जो चार्ज दोनों का सेम हो जाए, फिर जो करंट होगा उसको बोलेंगे। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। अरे मतलब एसी नहीं बोलेंगे, आरएमएस करंट। अरे दोनों का चार्ज अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम होता है तो उसके लिए जितना एसी आप जितना डीसी देते हैं उसी को बोलते हैं एसी का एवरेज। थोड़ा सा है पेचीदा, लेकिन बार बार सोचोगे तो आज समझ में आएगा। आरएमएस करंट, इसको लिखो IRMS। ओए इसका भी फॉर्मूला रटो तो सब। IRMS का भी कितना वैल्यू, 2। पहला वैल्यू I0/√2, सुना तो होगा सबने। और दूसरा वैल्यू, बोलो दूसरा वैल्यू। अरे दूसरा वैल्यू भी I0/√2, छोटा कुछ नहीं आता है इसमें चेंज। ये किसके लिए, जब टाइम हाफ साइकिल हो, और इसके लिए जब टाइम फुल साइकिल हो। दोनों का आंसर सेम। अरे भूल गया लगता है, ये किसके लिए था, हाफ साइकिल के लिए, और ये खत्म। याद करो, हाफ साइकिल का आरएमएस I0/2, फुल साइकिल का आरएमएस। आरएमएस के डेफिनेशन में सभी लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 2 मार्क्स में पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। अच्छा सुनो तो, कई बार ना ये नहीं देके ये देते हैं ऑप्शन में, तो तुम लोग कर लोगे क्या। I0/√2 ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसके जगह पे लिखा रहेगा 0.707। समझ जाना, इसी का वैल्यू होता है, छोड़ मत देना। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 0.707। आरएमएस करंट हाफ साइकिल फुल साइकिल दोनों में सेम, कितना, I0/√2, I0/√2। एवरेज में ऐसा नहीं है, एवरेज हाफ में कितना था, 2I0/π, और फुल में 0, लेकिन यहां पर दोनों I0/√2 लिख लिए। इसका अब सुनो, जो डेफिनेशन तुम एवरेज का पढ़ा था ना, वही डेफिनेशन इसका भी है, लेकिन वहां चार्ज का बात किए थे, यहां हीट का बात होगा। हेलो, करंट जब फ्लो करता है तो क्या उसमें चार्ज फ्लो करती है, तो चार्ज के बेसिस पे डिफाइन किया गया एवरेज को। अब ये बताओ, जब करंट फ्लो करती है तो क्या हीट भी डेवलप होता है। अरे किसी डिवाइस को तुम चलाओगे तो क्या हीट डेवलप होगा, रेसिस्टेंस के कारण, हाँ या ना। अरे रेसिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस होता था, I²RT, कुछ याद है। तो जो हीट के हिसाब से डिफाइन करेंगे वही कहलाता है आरएमएस। अरे आरएमएस करंट बिलोंग्स टू हीट, एवरेज करंट बिलोंग्स टू चार्ज, फ्लो ऑफ या अमाउंट ऑफ चार्ज, और आरएमएस में अमाउंट ऑफ हीट। सेम डेफिनेशन, बस चार्ज की जगह हीट लिख देना है। लिखो, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट डीसी करंट। आरएमएस का डेफिनेशन लिखो, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट डीसी करंट, it is the value of that DC current, it is the value of that DC current
थ्रू द रेसिस्टेंस, हीट कहां प्रोड्यूस होगा? रेसिस्टेंस में। थ्रू द रेसिस्टेंस, थ्रू द रेसिस्टेंस which produces same heat, जैसे वहां क्या था? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यहां क्या है? which produces same heat as AC produces, in same resistance, in same time interval, उसी के आगे in same resistance in same time interval। इसको भी समझ लो अगर समझ सकते हो आप तो। देखो मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है जिससे आपने किसको फ्लो करवाया? डीसी को। और सेम ऐसा ही एक रेसिस्टेंस है, सेम बिल्कुल सेम, अगर ये आर है तो ये भी, इसमें किसको फ्लो करवाए? अरे ध्यान से सुनो, इसमें क्या फ्लो हुआ और इसमें भी फ्लो हुआ टाइम टी तक। कितना टाइम था? और इसमें भी फ्लो हुआ टाइम टी तक, दोनों का टाइम भी क्या होना चाहिए? तो इसने प्रोड्यूस किया हीट H, तो ये भी प्रोड्यूस करे हीट। अगर दोनों में हीट प्रोड्यूस हुआ है सेम टाइम में, सेम रेसिस्टेंस में, तो इस AC का ये DC कहलाएगा RMS। इस AC का ये DC क्या कहलाएगा भाई? RMS करंट। जितना हीट कौन प्रोड्यूस करे? AC, उतना ही कौन करे? DC, सेम टाइम में और सेम रेसिस्टेंस में। तो ये जो AC का DC वैल्यू होगा ना, उसी को कहा जाता है RMS। यानी ये DC क्या कहलाएगा प्यार से? RMS करंट। तुम नफरत से कहोगे तभी RMS करंट ही कहलाएगा। दोनों का हीट सिर्फ क्या होना चाहिए? सेम टाइम में, सेम रेसिस्टेंस में। वहां क्या था? सेम टाइम में क्या सेम? चार्ज। और यहां सेम टाइम में हीट। तो सेम टाइम में सेम रेसिस्टेंस में हीट अगर सेम हो गया तो AC का जो वैल्यू है DC में, वो कहलाता है उसका कौन सा करंट? तो इतना दिमाग में सेट कर लो, AC DC दोनों का चार्ज सेम हो जाए, एवरेज करंट। और AC DC दोनों का हीट सेम हो जाए तो DC उस AC का RMS करंट। तो मुझे बताओ हीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? RMS करंट। नहीं, करंट में कौन सा करंट? AC का कौन सा करंट हीट प्रोड्यूस करता है? RMS। और कौन सा करंट चार्ज फ्लो के बारे में बताता है? एवरेज। चलो दोनों का फॉर्मूला याद कर लिए। हाफ साइकिल में RMS, I0/√2। फुल साइकिल में, चलो इसका मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, आप लोग को पसंद आए तो लिखना, नहीं आए तो नहीं लिखना। सुनो, सरसराओ नहीं, क्या कर रहा है? किस आर? वाह कमीना, पूछ लेता। AC का फुल फॉर्म तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। रूट मीन स्क्वायर करंट। अबे 11th में भी था ये। ओए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में नहीं पढ़ा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? 15 बार पढ़ने के बाद फिर से पूछता है RMS का फुल फॉर्म बता दीजिए। अच्छा सॉरी, कोरोना में पैदा लिया था कह रहा है। कोरोना में पैदा लिए थे ना, इसलिए उसका इफेक्ट है। सुनो सुनो, क्या था? हीट का फॉर्मूला बोलो तो DC के लिए। हीट का फॉर्मूला I², तो मैं लिख रहा हूं, सुना सब ध्यान से। I DC का स्क्वायर R इंटू DT। मान लिए छोटा है, छोटा हीट छोटे अमाउंट के लिए ले रहे हैं, छोटा टाइम के लिए ले रहे हैं, तो हो गया ये। इसका हीट बोलो। अरे I AC का स्क्वायर इंटू R इंटू, बोलिए दोनों का हीट अलग होना चाहिए, सेम कर दिए। बोलो तो इसमें कांस्टेंट कौन है? T कांस्टेंट है बेटा। समय कभी कांस्टेंट, हर क्षण बदलता है। आज तुम्हारा समय हल्ला करने का ना, तुम आओ परीक्षा देके, मैं हल्ला करूंगा तुम्हारे रिजल्ट के बाद कि ये छोटा सा फेल हुआ, उस पहले ही हम कहते करेगा। R ने R को बढ़िया आ गया तब भी हल्ला करेंगे। मैं पहले ही कह रहा था ये लड़का ब्रिलियंट है। पढ़ने में नहीं, टेप लिया होगा बगल से। तुम क्या सोचा पढ़ने में? पढ़ने में जो ब्रिलियंट होता है अपने पास बचता कहां है? अब शर्मा गया, मजाक कर रहा हूं। ओए सुनो, दोनों हीट क्या है? R कट गया, टाइम कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल लेते हैं इसको। सुनो, I DC, सुना? ओए, जब दोनों का हीट सेम होता है तो DC को ही क्या कहते हैं?
आरएमएस, तो क्या मैं इसका नाम बदल दूं? चलो देखो, ओए इसी डीसी का नाम हो गया आरएमएस। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना छोड़ देना। ये स्क्वायर था तो हटा तो रूट बन जाएगा ना, पहले स्क्वायर रहने दो, छोड़ो। यहां बताइए तो आई एसी करंट, एसी को ऐसे रहने देता हूं, इसको आरएमएस लिख ही दिए, एसी को लिख दिया आई स्क्वायर, साथ में कौन आया, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एसी करंट वेरिएबल है ना, इंटीग्रेशन, और नीचे कौन आ गया, डीटी, डीटी का भी, अच्छा यहां स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को जब तुम हटाओगे, बोलो क्या बन जाएगा, क्या रूट अंडर आएगा, तो रूट, ये तो ये भी एक्स्ट्रा आ गया। जब आप, अरे इसको सिर्फ हटाना, हट जा, भाई देखो देखो, रूट अंडर आई स्क्वायर dt अपॉन क्या, आरएमएस का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये होता है। ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो। दोनों के हीट को क्या कर देते हैं, लेकिन सुनो, ये तुम लिखो या ना लिखो, तुम्हें एक चीज याद करके जाना है, आरएमएस करंट हाफ साइकिल में कितना, आई नॉट बाई रूट टू, फुल साइकिल में आरएमएस वोल्टेज हाफ साइकिल में ई नॉट बाई रूट टू, फुल साइकिल में ई नॉट बाई रूट, एवरेज करंट हाफ साइकिल में 2 आई नॉट बाई पाई, फुल साइकिल में एवरेज वोल्टेज हाफ साइकिल में 2 ई नॉट बाई पाई, और फुल साइकिल में, समझे? चलो इसका टेबल बना देता हूं, लिखो तो, हाँ बस खत्म हो गया। ओए ये लिखेगा, तुम लोग ये लिख लेना सिर्फ, अच्छा पैसा दिया है तो जो मैं लिखूंगा सब लिखेगा, फुल पैसा वसूल, लिखो मेरा क्या है। अच्छा आरएमएस क्या करता है, जितना एसी हीट प्रोड्यूस करता है उतना ही डीसी करता है, तो उसी डीसी को कहते हैं आरएमएस। एवरेज किसे कहते हैं, जितना एसी चार्ज देता है उतना ही डीसी दे दे तो उस डीसी को कहते हैं, तुमको आए चाहे नहीं, मुझे तो आ गया, मैं अपना डिवाइस कर रहा था, सीख गया। अरे ये लिख लो, सिर्फ लिखना है तो, एक टेबल बना देता हूं, सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अगले क्लास में हम इसके सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? लिखिए आरएमएस का डेफिनेशन, नहीं नहीं ये नहीं पूछेगा, ये कौन पूछेगा, बट तुम्हारे बोर्ड वाले को अपने नहीं पता होगा कि ये भी होता है कुछ। आरएमएस अच्छे से करके जाना, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आरएमएस का पक्का आएगा। लिखो, ओए एक मिनट सुना, घर जाके हर रात इस टेबल को एक बार देखना, सुनो, यहां पर आधा टाइम, यहां पर फुल टाइम पीरियड, और सुनो एक कथा से देखो ना, आई एवरेज वी एवरेज, वी को मैं लिख देता हूं ई एवरेज, चलो आई आरएमएस ई आरएमएस, बोलो तो सुनो, एवरेज करंट आधा टाइम में 2 आई नॉट बाई, फुल टाइम में वोल्टेज 2 ई नॉट बाई, फुल टाइम में आरएमएस आई नॉट बाई, फुल टाइम में भी, और आरएमएस वोल्टेज ई नॉट बाई रूट टू, और ये भी याद कर लेना, छोड़ो ऐसे ही अच्छा है। वोल्टेज वाला पूछेगा तो बस आई को ई नॉट कर दीजिएगा, कई जगह पे वीवी लिखा रहता है तो उसमें मत कंफ्यूज करना। आरएमएस करंट का प्रूफ भी बताऊं, पूछता तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देता है। छोड़ो, इतना तो याद कर लोगे ना, आरएमएस का डेफिनेशन और ये टेबल याद कर लेना आप। चलो अगले क्लास में मैं आपको एसी के 1 2 3 4 5 6 7 सर्किट हैं, अगला क्लास में वही पढ़ के खत्म।
एसी को नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। मैं सोचा हूं क्या पता है, बस अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, मैं सोचा हूं क्या पता है, इसके बाद आप लोग को लाइट पढ़ा दूंगा। क्या मॉडर्न फिजिक्स छोटा है ना, खुद से पढ़ लेना। लाइट में इसलिए पढ़ा दूंगा, थोड़ा उसका मार्क पूछता है ज्यादा, उसमें 4-5 प्रूफ बड़े बड़े हैं, वो अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, बस हो गया। बस अब एक सप्ताह में छोड़ दूंगा आप सबको। चलिए लिख लीजिए।